मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा प्रैक्टिस सेट KVS PRT की हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित है। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पुराने हैं तो मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। आइए देखते हैं, भाषा का आरंभ होता है। प्रश्न नंबर पहला है, भाषा का आरंभ होता है तो किससे होता है? क्या ध्वनि से होता है, अर्थ से होता है, शब्द से होता है या फिर वाक्य से? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ध्वनि से। भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? क्या 50 है, 52 है, 53 है या फिर 49 है? तो बताना है कितनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 52। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो बताना है कौन सा रूढ़ शब्द है इसमें। तो क्या लंबोदर है, जल है, जलाशय है या फिर दिनकर है? तो लंबा धन उदर, ये तो लंबोदर, ये इसमें अव्ययी भाव बहुव्रीहि समास है और यह योगरूढ़ शब्द है। जलाशय यह भी योगरूढ़ है और दिनकर भी योगरूढ़ है और जल इसमें रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? क्या संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या फिर प्रत्यय कहते हैं? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगर दो शब्द होते या फिर दो पद होते तो समास होता। उपसर्ग जो होता है शब्दों के आगे लगता है, अब प्रत्यय पीछे लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी ऊपर ही मैंने बताया है कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या फिर विच्छेद होता है? तो बताना है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बताना है कितने भेद होते हैं। क्या 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिसमें एक तद्भव होता है, तत्सम होता है, देशज और विदेशज, 4 होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। दर्शन शब्द का तद्भव रूप है। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? क्या दर्शन होगा या दर्शन होगा, दर्श होगा या फिर दर्शन होगा? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो बताना है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? क्या इष्ट है या इष्ट है, सठ है या फिर स्ट है? तो कनिष्ठ में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? पूछा है रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? क्या 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या चक्रवात है, पावच है, पवन है या फिर अनल है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनिल का पवन होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 है आलोक का विलोम शब्द है, तो बताना है आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। अद्भुत होगा, अज्ञात होगा, अंधकार होगा या फिर रात्रि होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आलोक का अंधकार। आलोक का मतलब उजाला होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अज्ञ होगा, सुगत होगा, सर्वज्ञ होगा या फिर विशेषज्ञ होगा। तो बताना है 13 का प्रश्न नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है। छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या फिर अदूरदर्शी होना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनपढ़ होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सर्वनाम के भेदों की संख्या है। तो सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है। क्या 5 है, 4 है, 6 है या फिर 7 है। तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम 6 होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या सूर्योधनोदय होगा, सूर्यधन उदय होगा, सूर्यधन उदय होगा या फिर सूर्यधन उदय होगा। तो बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सूर्यधन उदय, सूर्योदय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। लिंग किस भाषा का शब्द है। पिछली वीडियो मैंने इस प्रश्न को लिया था। तो लिंग किस भाषा का शब्द है। क्या हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या फिर जर्मन है। तो बताना है किस भाषा का शब्द है लिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में समास बताना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव समास। तो बताना है इसमें कौन सा समास होगा। क्या कर्मधारय होगा, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययी। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो तत्पुरुष अव्ययी भाव समास होता है। जो पद अव्ययी होते हैं जिसमें यथा अव्यय शब्द है तो अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। सारंग किस शब्द का किसका पर्यायवाची नहीं है। सारंग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है कौन सा इसमें नहीं है सारंग का पर्यायवाची। तो चंद्रमा है, हाथी है, हरिण है या फिर नदी है। तो सारंग का पर्यायवाची चंद्रमा भी होता है, हाथी भी होता है, हरिण भी होता है, किंतु नदी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। राग दरबारी के रचयिता हैं। तो राग दरबारी के रचयिता कौन है। राही मासूम रजा हैं, श्रीलाल शुक्ल जी हैं, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। तो बताना है 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो क्या सदल मिश्र हैं, उस्मान हैं, लल्लू लाल हैं या फिर सुंदरदास जी हैं। तो बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सदल मिश्र जी की रचना है नासिकेत उपाख्यान, उस्मान जी की रचना है चित्रावली और सुंदरदास जी की रचना है सुंदर विलाप या सुंदर विलास और ज्ञान रंजन। कई रचनाएं हैं इनकी, ज्ञान समुद्र है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है अनुभवातीत का मतलब है। तो अनुभवातीत का मतलब क्या होता है। अनुभव का अतीत का अनुभव या अनुभव का अतीत, अनुभव के परे या फिर अनुभवहीनता। तो बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अनुभवातीत का मतलब अनुभव से परे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुभव से परे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भाषा एक व्यवस्थित ढांचा है। तो भाषा किसका व्यवस्थित ढांचा है यही बताना है। तो क्या प्रतीकों का ढांचा है, धरोहर का, संस्कृति का या फिर मानवता का।
तो इसका जैसा कि आप लोगों को लग रहा है कि किसका होगा, तो यह प्रतीकों का एक व्यवस्थित ढांचा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, विद्याधन विद्यालय में कौन सी संधि है? तो बताना है विद्यालय में कौन सी संधि है, क्या गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि या फिर दीर्घ संधि है? तो अ मिलके आ हो जाता है, या फिर आ मिलके भी आ होता है, आ मिलके भी आ होता है, अ मिलके भी आ हो जाता है, ऐसा दीर्घ स्वर संधि में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25, स्वर्ण शब्द है, तो स्वर्ण शब्द तत्सम है या फिर तद्भव है, देशज या फिर विदेशज? तो बताना है कौन सा शब्द है, तो यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तत्सम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, भाषा सीख रहा है, भाषा को भ्रष्ट कर रहा है, भाषा सीख ही नहीं रहा है, तुरंत रोकने लायक है? तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह भाषा सीख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27, भाषा के साधारणतः रूप है, तो भाषा के साधारणतः रूप कौन से हैं, क्या मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या फिर ये सभी? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी, ये तीनों भाषाएं साधारणतः भाषा के रूप हैं, इस तरह से भाषाएं सीखी जाती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28, बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, तो बिहारी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, क्या अवधी है, भोजपुरी है, मगही है या फिर मैथिली है? तो कौन सी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है बताना है। तो अवधी जो है यह बिहारी की बोली नहीं है, क्योंकि यह पूर्वी बोली में आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी उसमें आती है, और बिहारी बोली में भोजपुरी मगही मैथिली आती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह गलत है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29, कौन सा वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कश्मीर में कई दार्शनिक स्थान हैं, आप ठहरिए वह आ ही रहा होगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और प्रकृति पर मनुष्य विजय नहीं पा सका है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो आप ठहरिए वह आ ही रहा होगा, यह शब्द अशुद्ध है। आप ठहरिए आ ही रहा होगा नहीं, वह आ रहा होगा ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, दूसरी सीरीज का ये प्रश्न है। दोस्तों ये प्रश्न सीरीज जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग बने रहिए, और मैं अपनी अगली वीडियो में खुद बना रहा हूँ हाथ से, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन होगा जिसमें कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, तो आप देखिएगा। हो सकता है मैं कल वीडियो न लूँ, लेकिन परसों तक मैं आपको अच्छा एक वीडियो उपलब्ध कराऊँगा, तो आप बने रहिए और शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है बताना है। तो क्या ख नहीं है, छ नहीं है, ठ नहीं है या फिर उपयुक्त सभी? तो इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है ये बताना है। तो कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई व्यंजन संयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, देखते हैं। जहाँ एक वस्तु को देखकर संशय पैदा हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक वस्तु को देखकर संशय पैदा होता है, क्या वहाँ संदेह अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, तुल्यप्रेक्षा अलंकार है या फिर वक्रोक्ति अलंकार है? तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। जहाँ देखकर संशय उत्पन्न होता है वहाँ संदेह अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये बताना है, क्या तलाश है, रचना है, माया है या फिर उक्त सभी? तो तलाश हो रही है, रचना हो रही है, माया है, ये मोह माया है, यह सभी जो शब्द हैं वह सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, कोयल शब्द का बहुवचन रूप है। तो कोयल शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? कोयलें, कोयलों, कोयल या फिर कोकिला? तो बताना है कि कोयल शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोयल का कोयल ही होगा, इनका बहुवचन शब्द नहीं है, बहुवचन ही यही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8,
छायादार शब्द है, तो छायादार शब्द किस प्रकार का है? क्या संकर है, विदेशी शब्द है, अंग्रेजी है या फिर तुर्की है? तो यह संकर शब्द है, छायादार मिला है तो संकर शब्द बना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो बताना है कौन सा युग्म गलत है। गाय सुरभि धेनु, गंगा जानवी भागीरथी, गरीब दीन कंगाल, कमल अब्ज आगार। तो बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यह ऑप्शन गलत है, कमल अब्ज आगार नहीं होता है। कमल के यह सब पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये सब पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अर्जन व्ययन, मृदुल कठोर, मृदुल मधुर सरल, मलिन पवित्र। तो अर्जन का विलोम व्ययन होता है, मृदुल का विलोम कठोर होता है, सरल का मधुर का विलोम सरल नहीं है बल्कि ये समानार्थी होता है, मलिन का पवित्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह युग्म सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर बताना है कौन सा है। तो ओ है, ई है, औ है या फिर उपयुक्त सभी। तो बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। औ जो है यह संयुक्त स्वर है जो अ और उ से मिलकर बना है औ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, तद्भव और उसके तत्सम में कौन सा मेल गलत है? तो बताना है तद्भव और तत्सम में कौन सा मेल गलत है। आस आशा, मुँह मुख, तेल तेली, मौत मृत्यु। तो बताना है कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तेल का तेली कोई तद्भव तत्सम नहीं है, ये दोनों ही तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13, मुझसे भागा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऐसे प्रश्न हमने लगभग 2-3 प्रैक्टिस सेटों में करवाया है जिसमें भाववाचक होता है भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, तद्भव और तत्सम में कौन सा मेल गलत है? तद्भव तत्सम का मेल जो गलत है वो बताना है। तो थाली का स्थाली होगा, तुरंत का त्वरित होगा, खप्पर का खरपर, लाज का लज्जावान। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें मेल गलत बताना है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लाज का लज्जावान नहीं होता है, थाली का स्थाली होता है, तुरंत का त्वरित, खप्पर का खरपर होता है, लेकिन लाज का लज्जावान नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15, किसी की संपत्ति का अधिकारी, उसके लिए एक शब्द है। किसी की संपत्ति का उत्तराधिकारी के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? क्या उत्तराधिकारी होता है, पुश्तैनी होता है, हक होता है या फिर प्रॉपर्टी होता है? तो उसे क्या कहते हैं? क्या उत्तराधिकारी कहते हैं, पुश्तैनी कहते हैं, प्रॉपर्टी या हक? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो बताना है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, ये बताना है। नागार्जुन की रचना युगधारा, हरिओ जी की साकेत, मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा, भारतेंदु जी का प्रेम माधुरी। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, यह साकेत रचना जो मैथिली शरण गुप्त जी का है, ऑप्शन नंबर बी यही गलत होगा। तो ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? भावा विभाव या विचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी कि पंक्ति है, क्या 9 है, 11 है, 8 है या फिर 13 है? तो बताना इसमें कौन सी सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 8 रस बताए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 18, टकसाल शब्द टकसाल का तत्सम रूप है। तो टकसाल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? टंकसाला, टकासाला, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? टकसाल का टंकसाला होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चुनाव कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चुनाव करना है, तो क्या कुशलता है,
रात है, धूल है या फिर विश्व है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये पुल्लिंग शब्द है विश्व। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। पार्वती मंगल किसकी रचना है। तो पार्वती मंगल तुलसीदास जी की है, कबीरदास जी की, मैथिली शरण गुप्त की या फिर मलिक मोहम्मद जायसी जी की। तो आपको बता दें कि यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की है। कबीरदास जी की रचना है बीजक। बीजक इनकी रचना है, जो एकमात्र ही रचना है जिसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था। और मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत, यशोधरा, बहुत सारी रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत, अखराव, टाकरी कलाम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। रेखांश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रेखांश का संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। क्या रेख धन अक्षांश होगा, रेख धन अंश होगा, रेखा धन अंश होगा या फिर रेखांश धन अंश होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रेखा धन अंश। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। बेचैन में उपसर्ग है। तो बेचैन में कौन सा उपसर्ग है। क्या ब है या बे है, बेच है या फिर बेचा है। इसका मूल शब्द चैन है और इसमें बे उपसर्ग लगा है तो बेचैन हो जो गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, कहाँ गया। हाँ, तो ये प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कमला लंबी है। कमला है जो बहुत लंबी है, वाक्य में विशेषण है तो इसमें विशेषण क्या होगा। कमला निश्चितवाचक है, परिणामवाचक है, गुणवाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो इसमें इसका गुण है कि वह लंबी है। लंबी, लंबा, छोटा, पतला, मोटा, बड़ा, ये सब गुणवाचक होते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है। कृतघ्न है, पूजनीय है, भुक्खड़ है या फिर जागृत है। तो बताना है 24 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध शब्द क्या होगा ये बताना है इसमें। तो पूजनीय होता है या फिर पूजनीय होता है। तो पूजनीय होता है, ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25 है। निम्न में कौन सा गलत जोड़ा है। बताना है गलत जोड़ा, पगड़ी उछालना या बेइज्जती करना, बाँह फड़कना सहारा देना, बाँह पकड़ना सहारा देना, 9 2 11 होना, गिनती गिनना, पानी फेर देना, बिगाड़ देना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 9 2 11 होना यानी भाग जाना होता है, गिनती गिनना नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 26। रंगभूमि किस विधा की कृति है। तो रंगभूमि किस विधा की कृति है। क्या उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या फिर निबंध है। तो बताना है रंगभूमि जो है यह किस विधा की रचना है। तो यह उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। सेवा मुक्त में कौन सा समास है। सेवा मुक्त में समास बताना है। तो संबंध है, संप्रदान है, अपादान है या फिर कर्म तत्पुरुष समास है। तो सेवा से मुक्त होता है, जहाँ किसी चीज़ से अलगा होता है, मुक्ति होती है, वहाँ पे अपादान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। किस समास में अन्य पद प्रधान होता है। किस समास में अन्य पद प्रधान होता है ये बताना है। तो क्या द्वंद्व में, बहुव्रीहि में, द्विगु में या फिर कर्मधारय समास में। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। मस्ती भरी चाल, मस्ती भरी चाल में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। क्या अर्धविराम, त्रुटि विराम, अल्प विराम या फिर पूर्ण विराम। तो इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30। इनमें से कौन सा अग्रस्वर है। तो अग्रस्वर बताना है कौन सा है, अ है, ई है, ओ है या फिर व है। तो ई होता है अग्रस्वर, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है।
तो देवनागरी लिपि का विकास बताना है, किस लिपि से हुआ है? फारसी से, ब्राह्मी से, मराठी से या फिर खरोष्ठी से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा द्विगुण व्यंजन है? इसमें द्विगुण व्यंजन बताना है, कौन है? क्या छ है, ढ है, च है या फिर य है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ढ द्विगुण व्यंजन है, या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं इसे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता न ली जाए, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, उत्क्षिप्त कहते हैं या फिर दीर्घ कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वर बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोल दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी? तो बताना है सदैव में कौन सी संधि होगी, क्या दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि या फिर यण? तो सदा धन एव सदैव यानी वृद्धिरादैच वृद्धि संधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। निराशा का संधि विच्छेद क्या है? निधन आशा, निधन राशा, निधन राशा, निर्धन आशा। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निधन आशा। इसमें विसर्ग संधि होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? तीता है, अभिषेक है, छत्री है या फिर मच्छर है? तो बताना है इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मच्छर, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। परंतु अभिषेक भी शुद्ध नहीं लग रहा है, अभिषेक ऐसे लिखते हैं, इसमें ये होगा, ये वाला श होगा मूर्धा श, तो अभिषेक भी अशुद्ध लग रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, वही प्रश्न है दोस्तों। तो तीता, अभिषेक, क्षत्रिय, मच्छर, ये तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात में समास बताना है, तो कौन सा होगा? क्या तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि, अव्ययी या फिर द्वंद्व? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, लातों लात, इसमें अव्ययी भाव समास होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। पंचतंत्र पद में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र पद में कौन सा समास है? क्या द्विगु है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द्विगु समास है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। ड का उच्चार स्थान है, तो ड का उच्चार स्थान बताना क्या है? कंठ, तालु, दंत्य, मूर्धा, कंठ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह मूर्धा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग है ये बताना है, सु, स, सप, सप। तो कौन सा इसमें है? तो इसमें स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, परिवार मूल शब्द है, उसमें स लगा है, स परिवार हो गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। डकैत पद में प्रत्यय होगा, तो डकैत पद जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है? एत है, तो है, ऐत है या फिर कैत है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डाकू में एत लगेगा तो डकैत हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। गोभी किस भाषा का शब्द है? जो गोभी शब्द है, क्या पुर्तगाली है, तुर्की है, फारसी है या फिर अरबी है? तो यह पुर्तगाली शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द चुनना है? पुल्लिंग शब्द बताइए, तो कौन सा है? नाक है, जीभ है, मूंछ है या फिर नाखून है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाखून जो है वह पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। अपादान कारक में किसका बोध होता है? अपादान कारक में किसका बोध होता है? क्या भय का, लज्जा का, घृणा का या फिर उपयुक्त सभी का? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, इसमें सबका बोध होता है, भय का भी होता है, लज्जा का और घृणा का भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। अयोध्या एवं प्रयागराज में कौन सी संज्ञा है? अयोध्या
और प्रयागराज में कौन सी संज्ञा है? क्या समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक? भाववाचक तो इसमें है नहीं, जातिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है। इसमें व्यक्तिवाचक है, जिसमें प्रॉपर किसी स्थान या फिर किसी के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे अयोध्या भी एक है, प्रयागराज भी एक ही है, तो यह पर्सनली किसी एक जगह के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। इनमें से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण बताना है। गुण जो जिसमें हो, कमला लंबी है, टोकरी में थोड़े फल हैं, कुसुम अधिक आलसी है, यह घर मीरा का है। तो बताना है गुणवाचक विशेषण क्या है। तो टोकरी में थोड़े फल है, थोड़ा कोई विशेषण नहीं होता। कुसुम अधिक आलसी है, आलसी के साथ अधिक लगा, ये कोई विशेषण है नहीं। यह मीरा का घर है, ये भी कोई विशेषण नहीं। कमला लंबी है, यह लंबा है, अभी आपको बताया था पिछले कुछ प्रश्नों में। लंबा, छोटा, बड़ा, मोटा, काला, गोरा, ये सब विशेषण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। इनमें से कौन सा पर्याय का युग्म गलत है? पर्याय का युग्म गलत है। अंधकार तिमिर का, संसार दुनिया, यमुना सुरसरी, बंदर शाखा मृग। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो इसमें ऑप्शन गलत है। अंधकार का तिमिर होता है, ये तो सही है। संसार का दुनिया भी होता है, बंदर का मृग शाखा मृग भी होता है, सही है। लेकिन यमुना का सुरसरी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी असत्य है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। आविर्भाव का विलोम होगा, तो आविर्भाव का विलोम क्या होता है? क्या तिरोभाव होता है, अभाव होता है, या भाव भाव होता है, या फिर पूर्व भाव होता है? तो आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है, ये बताना है। अर्पण का अर्पण, तलवार का तरवारी, गड्ढा का गर्त, तंडुल का चावल। तो बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अर्पण का अर्पण सही है, तलवार का तरवारी भी सही है, गड्ढा का गर्त भी सही है। यहाँ तंडुल होता है, फिर त्रंडुल होता है। ओदन माने तो भात होता है, त्रंडुल मतलब चावल होता है, लेकिन यह त्रंडुल होता है। ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा, तंडुल नहीं त्रंडुल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? काजल की कोठरी यानी कलंकित होने का स्थान, कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खोलना, दाल न गलना, नकली दाल होना, मुंह फैलाना, लालच करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर सही होगा। दाल न गलना नकली दाल नहीं होता है, दाल न गलना बात न बनना अर्थ ये होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, हिंदी रचनाकारों में प्रेम घन किसे कहा जाता है? भिखारी दास जी को कहा जाता है, बद्रीनारायण चौधरी को, रामधारी सिंह दिनकर को, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को? तो बद्रीनारायण चौधरी जी का उपनाम है प्रेम घन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में, तो क्या श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, या फिर यमक है? तो इसमें श्लेष अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार हैं, तो पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? क्या केशवदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, नाभादास हैं, या फिर जायसी जी हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों आज के मेरे प्रैक्टिस सेट इतने ही प्रश्नों का था, जो कि अब समाप्त हो चुका है, और अगला वीडियो मैं दूंगा आप लोगों के लिए। मैं एक हाथ से खुद बना रहा हूँ प्रश्नों का एक सीरीज, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।